गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बेटा अपना ध्यान रखा करो, अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन है और स्कूल क्लोज है, तो आपको क्या करना है कि हम आपको होमवर्क देने लग रहे हैं, ठीक है, नेट के थ्रू। जो भी आपकी क्वेरी होगी बेटा वो आप व्हाट्सएप के ऊपर आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है, पर्सनल नंबर के ऊपर सेंड कर देना। और वैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता रहूंगा, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट यूनिट के फिजिक्स के आपको जो मैं आप भेजने लग रहा हूँ हम अपनी फ्रेंड नोटबुक के अंदर कर लेना उसको। अब एक दो बच्चे का जो रिप्लाई आया था कि सर एक बार थोड़ा सा इनके बारे में बता दो, तो मैं इसलिए ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जहां आपको डाउट लगे वहां आप पूछ लेना। क्लियर है? मैंने आपको भेजे थे फंडामेंटल फोर्सेस के, हमारी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर जो पढ़ना है सिर्फ आपको वो क्या पढ़ना है, फंडामेंटल फोर्सेस। क्या माइंड नेचर के अंदर फंडामेंटल फोर्सेस कौन से होते हैं, ठीक है, बेसिक कौन से हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 4 फोर्सेस पढ़े थे हमने, कौन कौन सा था? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है? ये 4 हमारे क्या है, बेसिक फोर्स हैं। आपने जो पूछा था मेरे से वो कौन से पूछे थे, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक। और एक बात और बता दूं बेटा कि ये दो ही हमारे मेन हैं, क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, ग्रेविटेशनल के बारे में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे हम 12th क्लास में। हमारे पास 9th यूनिट है 12th क्लास में, ये न्यूक्लियर फोर्स भी पढ़ेंगे हम, थोड़ा थोड़ा पोर्शन है इनका। क्लियर है? मैंने आपको बेसिक तो इनका कंसेप्ट भेज दिया था सारा का सारा। अब जो आपका डाउट था वो मैं आपको बताने लग रहा हूँ। आई होप कि आपने कर रखे होंगे सारे के सारे पेड नोटबुक के अंदर। मैं चेकिंग के लिए भी मैंने काम चेक करूंगा नोटबुक, ध्यान रखना इस चीज का भी, तो मैं इनको रब कर रहा हूँ। अब आप सबसे पहले हम कौन से फोर्स से स्टार्ट करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बेटा किसने बताया था? फर्स्ट कौन सा था हमारा? ग्रेविटेशनल फोर्स। 9th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा था बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर है? न्यूटन ने बताया था, क्या बताया था न्यूटन ने? ध्यान रखना ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में होता है। तो न्यूटन ने कंडीशन क्या दी थी? सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए? मास। 2 ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए? मास। पहले का मास m1, दूसरे का मास m2। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। क्या करेंगे? फोर्स एक्सर्ट करेंगे। इन दोनों का सेपरेशन कितना है? r। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? r। फर्स्ट बॉडी के ऊपर मास कितना? m1, दूसरी के ऊपर कितना? m2। सपोज करो मैं इन दोनों की बात करने लग रहा हूं। पहली का मास कितना? m1, सेकंड का मास कितना? m2। क्लियर है? m1 m2, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट का मास m1, सेकंड का m2, दोनों का सेपरेशन कितना? r। तो ये न्यूटन ने क्या बताया कि अगर इनका मास है तो ये क्या एक्सर्ट करेंगे? एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। क्या एक्सर्ट करेंगी? फोर्स। अब फोर्स वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो वो क्या बोला, जो फोर्स की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ये हमारी क्या बन गई? फर्स्ट इक्वेशन। दोनों ऑब्जेक्ट का मास कम है तो प्रोडक्ट भी कैसा आएगा? कम आएगा। मास दोनों ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्ट भी कैसा आएगा? ज्यादा आएगा। मास कम, मास अगर दोनों का कम है तो प्रोडक्ट भी कम बनेगा इनका। प्रोडक्ट कम तो फोर्स की वैल्यू भी कैसी आएगी? कम आएगी। मास बहुत ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल मास कम का क्या मतलब है? अगर मैं इन 2 ऑब्जेक्ट की बात करूं, इसको m1 मान रहा हूं, इसको m2, तो मास कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसा लगेगा? कम लगेगा। ये अर्थ है, ये सन है। अब इनका मास देखो, जब इनके मास की बात करेंगे तो मास कैसा आ जाएगा? इनका बहुत ज्यादा आ जाएगा। मास बहुत ज्यादा तो फोर्स भी कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है। उसके बाद फोर्स ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स की वैल्यू क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का क्या मतलब है? जितने ये ऑब्जेक्ट पास होंगे r की वैल्यू कम, r कम तो फोर्स ज्यादा। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो r की वैल्यू कम तो फोर्स ज्यादा, r की वैल्यू ज्यादा तो फोर्स कम। बात समझ आती है? r की वैल्यू कम तो फोर्स ज्यादा, r की वैल्यू ज्यादा तो फोर्स कम। क्लियर है? अब ये हमारे पास क्या आ गया? सेकंड। अब कंबाइन करते हैं बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड को कंबाइन कर दो, क्या बन जाएगा?
F is directly proportional to m1 m2 by में r square. F is directly proportional m1 m2 by में r square. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, क्या आ जाएगा? कांस्टेंट. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, क्या आ जाएगा? कांस्टेंट. यहाँ कांस्टेंट कितना होता है? g. क्या है? g. g को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट. क्या है जी? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट. क्लियर है? क्या है जी? ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट. g की वैल्यू आपको याद रखनी है 6.67 10 to power minus 11. 6.67 10 to power minus 11. यूनिट क्या बन जाएगी जी की? इस r स्क्वायर को साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर. और ये मास कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा. हम जी की यूनिट निकालने, यूनिट की बात करने लग रहा हूं, तो जी को याद रखो सारी टर्म्स को. उस साइड लेके आ जाओ. फोर्स की क्या बन गई? न्यूटन. आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो वो भी क्या आ जाएगा? ऊपर ही आ जाएगा न्यूमरेटर में. तो क्या बन जाएगा? मीटर का स्क्वायर. और यहां मास m1 m2 नीचे आएंगे डिनोमिनेटर में, तो क्या बन जाएंगे? पर केजी स्क्वायर. क्लियर है बात? तो जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 10 to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. किसने दी थी? कैवेंडिश ने. क्लियर है बात? किसने दी थी जी की वैल्यू? कैवेंडिश ने. बेटा हिस्टोरिकल हो चुके हैं अभी हमारे जो पहले एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ाए जाते थे, पर अब इनके बारे में वो नहीं बताता, सिर्फ जी की वैल्यू बताएगा. मर्करी बोल का यूज करके उसने किसकी वैल्यू दी थी? हमें जी की वैल्यू दी थी. आपको ये चीज ध्यान रखनी है. तो ये हमारे पास क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स. कौन सा फोर्स था? ये ग्रेविटेशनल फोर्स. एक चीज का और ध्यान रखना है बेटा आपको, क्या कि ग्रेविटेशन फोर्स जब भी आएगा ना, तो जिन ऑब्जेक्ट का मास होगा ना, तो आप क्या बताओगे? वो हमेशा क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे. इसका नेचर कैसा है? अट्रैक्शन का. ध्यान रखना इस चीज का. अट्रैक्टिव इन नेचर. ग्रेविटेशन फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव इन नेचर. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका नेचर अट्रैक्टिव, मतलब अट्रैक्शन ही करेंगे. चाहे मैं इन दो ऑब्जेक्ट की बात करूं तो अट्रैक्शन ही है, चाहे मैं इन दो की बात करूं तो भी कौन सा फोर्स एक्सर्ट करे? दोनों मास अट्रैक्शन का. तो जब दो बॉडी का मास होगा तो न्यूटन क्या बोला? वो क्या एक्सर्ट करेंगी? फोर्स एक्सर्ट करेंगी. क्लियर है? जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि लाइट मासेस के लिए इतना सिग्निफिकेंट नहीं है. जब हम हैवी मासेस की बात करेंगे ना, उस केस में क्या है? ये यूजफुल है. क्लियर है? ये चीज मैं आपको समझा दूंगा. न्यूमेरिकल करो, डाउट आएगा तो मेरे से पूछ लेना इसके बारे में. फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है? ग्रेविटेशन फोर्स का नेचर कैसा है? अट्रैक्शन का. ध्यान रखना, कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा. ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा? हमेशा नेचर में अट्रैक्टिव होगा. दो ऑब्जेक्ट जिनका मास m1 m2, ये कुछ भी हो सकता है. आप हो सकते हो, आपका घर हो सकता है. आर सेपरेशन, ये अर्थ हो सकती है, सन हो सकता है, ये चौक हो सकता है, ये मार्कर हो सकता है. कोई भी दो, बस मास होना चाहिए. कंडीशन ये है, ग्रेविटेशन फोर्स के लिए क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए. और क्या होना चाहिए? सेपरेशन. तो क्या आ जाएगा? फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर. कंबाइन कर दिया, ये आ गया. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के आ गया जी. जी क्या? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट. आपको पता है ना, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है. क्लियर है? फॉर एग्जांपल, पहला ऑब्जेक्ट क्या है? अर्थ. पहला ऑब्जेक्ट क्या है? अर्थ. दूसरा क्या? ये चौक होल्डर. मैं इसको छोड़ूं, छोड़ते आप क्या देख रहे हो? अर्थ की तरफ क्या होने लग रहा है? अट्रैक्ट होने लग रहा है. क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर मैं जंप करूंगा तो भी मैं किसकी तरफ जाऊंगा? अर्थ की तरफ जाऊंगा. क्लियर है बात सबको? ठीक है. पहला ऑब्जेक्ट क्या? अर्थ होगी, दूसरा ऑब्जेक्ट हम होंगे. तो हम क्या देख रहे हैं कि हम जब कूद रहे हैं अर्थ के ऊपर तो हम नीचे जाने लग रहे हैं, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है? अट्रैक्ट करने लग रही है हमें. क्या कर रही है? अट्रैक्ट. कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर है? अर्थ का मास, आपका मास, सेपरेशन. क्लियर है? जी की वैल्यू ये रही, आप निकाल सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर है? मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. बुक से और कर लेना, कर तो लिया था हमने, कह रही है, फिर भी जो डाउट था वो बता रहा हूं मैं आपको. हमारे पास क्या आ गया? ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया. अब मैं इसको रब कर देता हूं बेटा. ठीक है? अब उसके बाद सेकंड फोर्स, ये हम 11th क्लास के अंदर पढ़ेंगे 6th यूनिट में ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में कंप्लीट. ठीक है? अब सेकंड बेटा हमारे पास कौन सा आ गया? सेकंड आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सेकंड कौन सा आ गया हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्लियर है बात? ठीक है? कौन सा फोर्स आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे को बल्कि बतानी पहले ही थी. वो मैटर जो होता है, मैटर अपनी दो कैरेक्टरिस्टिक के कारण फोर्स एक्सर्ट करता है.
मैटर अपनी दो कैरेक्टरिस्टिक के कारण फोर्स एक्सर्ट करता है। मैटर किसको बोलते हो? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास प्रेजेंस ऑफ व्हिच कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर फाइव सेंसेस। उन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? मैटर। जिसका मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। मैटर अपनी दो कैरेक्टरिस्टिक के कारण फोर्स एक्सर्ट करता है। फर्स्ट वन इज मास, अभी पढ़ा था हमने। मास के कारण कौन सा फोर्स लगा था? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा था। और दूसरी मैटर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? तो क्या बताओगे? चार्ज। दूसरी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है मैटर की? चार्ज। चार्ज के कारण भी क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा। और वो फोर्स कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है क्या? मैटर अपनी दो कैरेक्टरिस्टिक के कारण फोर्स एक्सर्ट करेगा। फर्स्ट वन इज मास, मास के कारण अभी हमने पढ़ा था कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा था। दूसरा कौन सा? चार्ज। चार्ज के कारण कौन सा पढ़ने वाले? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? मैं इसको रब कर रहा हूं, ध्यान से उतार लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, बल्कि पहले ही लिखना ग्रेविटेशन से भी। द मैटर एक्सर्ट फोर्स ड्यू टू इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट वन इज मास, सेकंड वन इज चार्ज। मास के कारण हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल, और चार्ज के कारण कौन सा पढ़ने वाले हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। मास, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वीकेस्ट फोर्स। कैसा होता है? वीकेस्ट। वीकेस्ट फोर्स का क्या मतलब है? बहुत कम है इसकी वैल्यू। रीजन क्या? मेरे उस मार्कर के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स है? तो आप बोले इसका भी मास, आपका भी मास, तो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या मैं इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं, या ये मेरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब कैसा फोर्स है? ये वीकेस्ट फोर्स है। जब आप बेटा वैल्यू पुट करोगे ना इसके अंदर, तो आप देखोगे इसकी वैल्यू नेगेटिव में आने लगेगी, -10⁻⁻⁻ दिस न्यूटन। क्लियर है? तो एक ऐसा फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वीकेस्ट फोर्स है, लॉन्ग रेंज और वीकेस्ट फोर्स। ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे तो वही चीज न्यूटन ने बताया कि मास होना चाहिए तो फोर्स लगेगा, वैसे ही कूलम्स ने क्या बताया कि चार्ज होना चाहिए तो क्या लगेगा? फोर्स होगा, लगेगा। क्लियर है? फर्स्ट बॉडी के ऊपर चार्ज कितना? Q1, दूसरी के ऊपर चार्ज कितना? Q2, इनका सेपरेशन कितना? R। क्लियर है? तो क्या एक्सर्ट करेंगी? फोर्स। जैसे न्यूटन ने फोर्स बताया था, वैसे ही किसने बताया? कूलम ने बता दे, उसी के कंसेप्ट का यूज करके। कूलम क्या बोला? न्यूटन ने बताया कि मास के कारण फोर्स एक्सर्ट होता है, तो पक्की बात है किसके कारण होगा? चार्ज के कारण भी होगा। ठीक है। और उसने क्या बताया? जो चार्ज के कारण फोर्स होगा ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? Q1, Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? 1/r²। देखो वही कंसेप्ट है। जब मास थे तो क्या गया था? m1 m2, जब चार्ज की बात है तो क्या आ गया? Q1 Q2, और इनके सेपरेशन बाय में r²। क्लियर है? कंबाइन कर दे दोनों को, फर्स्ट सेकंड को, बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड कर दो कंबाइन, क्या बन जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय में r²। क्लियर है? अब मैं क्या करूं? प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दूं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, क्या आ जाएगा? कांस्टेंट के Q1 Q2 बाय में r²। ठीक है। अब K क्या है? यहाँ पे वही कांस्टेंट है। इसका नाम क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K की वैल्यू होती कितनी है? 9 × 10⁹ K की वैल्यू होती कितनी है? 9 × 10⁹ यूनिट क्या बन जाएगी K की? K को यहां रखो और सारी टर्म को वहां ले जाओ, तो क्या बन जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और चार्ज की यूनिट क्या होते हैं? कूलम पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। ठीक है। और जब हमने ग्रेविटेशनल पढ़ा था तो क्या आया था? G m1 m2/r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या आ गया? K Q1 Q2 बाय में r²। क्लियर है? तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया? फोर्स आ गया। सेकंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम 12th क्लास के अंदर डीपली पढ़ेंगे, K की वैल्यू ये सारी की सारी। अब एक चीज का ध्यान रखना बेटा, क्या कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस जैसे ग्रेविटेशन के अंदर हमने अट्रैक्शन का यूज किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम अट्रैक्शन यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? इंटरेक्शन। क्या यूज करेंगे? इंटरेक्शन। एक बार इसको उतार लो। क्या यूज करेंगे? इंटरेक्शन। रब कर रहा हूं मैं इसको, पॉज करके इसको उतार लेना, या लिख रखा आपने नोटबुक के अंदर। तो अब इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्यों बोलते हैं? ग्रेविटेशन के लिए हमेशा अट्रैक्शन यूज किया, इसके लिए क्या यूज किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता क्या है? में बी पॉजिटिव, में बी नेगेटिव। इंटरेक्शन का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी या नेगेटिव भी। अब देखो ध्यान से,
अगर मैं कहूं कि Q1 कैसा है पॉजिटिव और Q2 कैसा है पॉजिटिव, दोनों कैसे हैं पॉजिटिव, दोनों कैसे हैं पॉजिटिव, दोनों कैसे हैं पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। फोर्स पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है रिपेल। क्लियर है बात। फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वैल्यू कैसे आ जाएगी फोर्स नेगेटिव आ गया, फोर्स कैसा आ गया नेगेटिव। इसका मतलब क्या है वो तो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव नेगेटिव किसके ऊपर चार्ज के ऊपर। तो हमेशा क्या यूज करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का क्या मतलब है अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स आएगा पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो भी फोर्स क्या आएगा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फोर्स नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव। क्लियर है। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा अट्रैक्ट। क्लियर है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे इंटरेक्शन में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। क्लियर है। रब कर दूं बेटा इसको मैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज्यादा होता है 10⁻36 टाइम, कितना ज्यादा होता है 10⁻36 टाइम। अगर मैं पूछूं कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कौन सा ज्यादा इंपैक्टिव है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना उसकी वैल्यू ज्यादा है। सपोज करो अगर मैं कहूं कि रेशियो निकालो बेटा किसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का, बोले निकाल देंगे, ठीक है। किसके लिए दो प्रोटॉन के लिए, दो प्रोटॉन के लिए, दोनों क्या है प्रोटॉन है, पढ़ा ना आपने 9 10 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। मैं प्रोटॉन की बात करने लग रहा हूं। प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास 1.6 10⁻⁻27 kg। तो ये भी क्या है प्रोटॉन ही है तो इसका मास भी कैसा होगा सेम होगा। कितना मास होता है प्रोटॉन का 1.6 10⁻⁻27। सेपरेशन कितना दोनों के बीच का r। चार्ज कितना होता है प्रोटॉन के ऊपर चार्ज, अब हम किसकी बात करें चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, और कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या आ गया हमारे पास चार्ज आ गया। क्लियर है बात। ऊपर क्या लिखा हमने प्रोटॉन का मास, नीचे क्या लिखा प्रोटॉन का चार्ज, सेपरेशन कितना है r। अब एक बार निकालिए इन दोनों की वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बताओ तो आप क्या बोले K Q1 Q2 by r²। मतलब ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला बताओ, आप बोले G m1 m2 by में r² से r² क्या हो गया कैंसिल, ऊपर क्या बन गया K Q1 Q2। K Q1 Q2 की जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो उस केस में आप क्या वैल्यू देखोगे, K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ अभी बताई थी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर K की वैल्यू Q1 Q2 चार्ज ऑन फर्स्ट प्रोटॉन चार्ज ऑन सेकंड प्रोटॉन, वैल्यू निकालना 1.6 10⁻⁻19 1.6 10⁻⁻19 बाय में Gm1 M2, G की वैल्यू कितनी बताई थी 6.67 10⁻11 M1 M2 1.6 10⁻27 1.6 10⁻27। अब क्या करोगे दोनों को सोल्व, जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो बेटा क्या जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आ जाएंगे 10⁻36। किसके बराबर आ गया अप्रोक्सीमेट 1.3 समथिंग होता है into 10⁻36। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितने टाइम्स ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल से 10⁻36 टाइम। बेटा इस वीडियो को ज्यादा लेंथी तो बनाता नहीं, तो अब आपको ध्यान रखना है ये हमारे पास बैलून का आने लग रहा है नीचे, बैलून का क्या है मास, अर्थ का भी क्या है मास है, तो ये कहां आने लग रहा है नीचे। मैंने इसको जब यहां दीवार के साथ अटैच किया फिर भी नीचे आ गया, जब मैं यहां टच कर रहा हूं तो भी कहां गया नीचे आ गया। तो आप सब बता सकते हो कि ये किसके कारण नीचे आने लग रहा है, तो आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स। पर हमने क्या देखा है ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज्यादा होता है 10⁻36 टाइम्स कौन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है ज्यादा होता है, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कंडीशन क्या थी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कंडीशन थी चार्ज होना चाहिए बॉडी के ऊपर। अब मैं इस बैलून को चार्ज कैसे कर सकते हैं, हम किसी बॉडी को रब करके, हम किसी बॉडी को रब करके क्या कर सकते हैं उसके ऊपर चार्ज ला सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। मे भी कोई कपड़ा को सिल्क का लेना, सिल्क के साथ मैं क्या करने लग रहा हूँ इसको रब करने लग रहा हूँ। रब करने का मतलब समझ आ रहा है मैं क्या करने लग रहा हूँ, इसको चार्ज करने लग रहा हूँ। रब करने का मतलब क्या, मैं इसको क्या कर रहा हूँ चार्ज।
ठीक है। ये कपड़ा कंप्लीट सिल्क का तो नहीं है बेटा, फिर भी ध्यान रखना अगर आपके पास सिल्क का हो ना कोई कपड़ा तो उस केस में क्या करोगे, इसको रब कर रहे हैं हम। रब करने का मतलब हम इसको क्या करने लग रहे हैं, चार्ज करने लग रहे हैं। जब हम इसको चार्ज करेंगे तो उस केस में हम क्या देखेंगे, रबिंग। ध्यान रखना चार्जिंग का सबसे सिंपल मेथड क्या है, रबिंग। चार्ज आते ही कौन सा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना ज्यादा होता है, 10⁻36 टाइम ग्रेविटेशन से। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां स्टिक करने लग रहा हूं, ठीक है। ये देखो बेटा, ये कपड़े के ऊपर थोड़ा सा वो है, आप ट्राई करके देखना, क्लियर, आराम से हो जाएगा ये। हम क्या देखेंगे, अब इसकी चार्जिंग नहीं हो रही, सिल्क क्लॉथ लेना। क्या कंसीडर करोगे, सिल्क क्लॉथ। ये क्लॉथ मैंने यहीं से उठा ली है, ठीक है। आप किसका यूज करोगे, सिल्क क्लॉथ का। जब यूज करोगे तो उस केस में आप क्या चीज कंसीडर करोगे कि यहां स्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं करके दिखा दूंगा सिल्क क्लॉथ के साथ, ना तो अदरवाइज आप अभी भी कर सकते हो। इसको रब कर लेना, ठीक है। रब करके और जब स्टिक करोगे ना इसको, तो क्या करेगा, यहीं पे स्टिक हो जाएगा ये, क्लियर है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कितना ज्यादा है, 10⁻36। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में और हम इसका बी पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको ये दोनों फोर्स ही मेन पढ़नी है।